फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आयरिस था, जो बहुत ज्यादा दुखी थी। कुछ ही समय पहले उसका बेटा मर गया था, जिसकी वजह से उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक गई है। अजीब अजीब ख्याल उसके ज़हन पर हावी होने लगे थे। एक काली रात जब सब लोग सो रहे थे तो वो अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रखती है और अपनी कार में घर से निकल जाती है। सुबह होते ही वो पहाड़ियों के पास पहुंचती है जहाँ उसके बेटे को दफनाया गया था। वो अपने बेटे से एक भावुक मोनोलॉग बोलती है कि अब उसे अपनी जिंदगी से कोई खुशी नहीं रही। वो पहाड़ी की चोटी की तरफ चलती है और वहां से छलांग लगाने ही वाली होती है कि तभी वहां एक आदमी आता है। उसे समझ आ गया कि आयरिस अपनी जान देने आई है। वो उसे बचाने और उसका मन बदलने की कोशिश करता है और उससे बात करने लगता है। वो बताता है कि उसका नाम रिचर्ड है। वो कहता है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस मरने से पहले तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। रिचर्ड उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत जिंदा दिल था। उसे कारों में दिलचस्पी थी और वो हर उस चीज में एक्साइटमेंट ढूंढता था जो किसी भी नौजवान लड़के को रोमांच दे सके। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो तो बच गया लेकिन उसका दोस्त मर गया। इस हादसे ने उसे महीनों तक तोड़कर रख दिया। जब वो इस सदमे से निकला तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता है। वो आयरिस से कहता है, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। अब अगर तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन उसकी बातों का असर आयरिस पर हो चुका था। उसने मरने का इरादा छोड़ दिया और अपनी कार की तरफ लौटती है। वहाँ वो देखती है कि रिचर्ड ने अपनी कार ठीक उसकी कार के पास पार्क की है, जिसकी वजह से वो अपनी कार का दरवाजा भी नहीं खोल पाती। अब रिचर्ड अपनी कार से एक छाता लेकर उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें कार का दरवाजा खोलने में मदद करता हूँ। यहाँ आयरिस को एक बात अजीब लगती है कि इतनी तेज धूप में उसने छाता क्यों लाया है। फिर अचानक ही रिचर्ड उस पर छाते से हमला कर देता है और ये पता चलता है कि वो एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला है जो आयरिस को जोरदार झटका देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी सी होश में रहते हुए वो सिर्फ इतना महसूस करती है कि रिचर्ड उसके हाथ पैर बांध रहा है और फिर उसे उठाकर अपनी कार में फेंक देता है। जब आयरिस को होश आता है तो वो रिचर्ड से कोई बात नहीं करती, बल्कि चुपचाप अपनी स्मार्ट वॉच से अपने पति को कॉल करने की चालाकी करती है। लेकिन रिचर्ड को ये बात पता चल जाती है और वो कहता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तुम किसी को कॉल नहीं कर पाओगी। अब ये तरीका बेकार हो गया था। तभी आयरिस को दूसरी तरकीब सूझती है। उसे याद आता है कि उसने रात को एक चाकू अपनी जेब में रखा था। वो चुपचाप उसे निकालती है और अपने हाथों की रस्सी काटने की कोशिश करती है। इस दौरान आवाज न हो इसलिए वो रिचर्ड से बात करती रहती है। जैसे ही वो अपने हाथों को आजाद कर लेती है, वो बिना वक्त गंवाए रिचर्ड पर हमला कर देती है। उसके हमले से रिचर्ड की कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कार एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो जाती है। इस हादसे में दोनों को चोट लगती है। यहाँ भी आयरिस खुद को बचाना चाहती है। वो तुरंत सीट बेल्ट की मदद से रिचर्ड का गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड खुद को बचा लेता है। आयरिस तीसरी बार हमला करती है, जिससे दोनों जोर से झटके में कार से बाहर गिर जाते हैं। अब आयरिस ने रिचर्ड पर चाकू तान दिया था। तभी रिचर्ड कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दे दिया है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा शरीर 20 मिनट में पैरालाइज हो जाएगा। तुम चल भी नहीं पाओगी, दौड़ नहीं पाओगी और बोल भी नहीं पाओगी। इन 20 मिनटों में जो करना है कर लो। अब रिचर्ड की ये बात आयरिस को अंदर तक डरा देती है। वो जितनी तेजी से भाग सकती है भागती है जंगल की तरफ, मगर भागते हुए उसे महसूस होता है कि उसके पैर सुन्न होने लगे हैं। धीरे धीरे उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वो चलने के बजाय रेंगने लगती है। रिचर्ड भी अब उसे ढूंढते हुए पास आ गया था। उससे बचने के लिए आयरिस एक पेड़ की छाल के नीचे छिप जाती है। वहाँ उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लगती हैं, जिससे वो डर के मारे चीख उठती है और इस तरह रिचर्ड को उसका पता चल जाता है। खुद को बचाने के लिए आयरिस किसी तरह खुद को एक तेज बहते झरने में घसीट देती है और पानी के बहाव में बहने लगती है। रिचर्ड दूर से चिल्लाता है, तुम तैर नहीं सकती, तुम डूब जाओगी। लेकिन आयरिस उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। वो वाकई तैरना नहीं जानती थी, लेकिन पानी के बहाव के साथ वो झरने के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब झरने के दूसरी ओर आयरिस किनारे तक पहुंच जाती है। उसके पास अब सिर्फ 1 मिनट था जब तक उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारे तक पहुंचती है। सामने उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए फार्म हाउस की ओर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो जमीन पर गिर जाती है। अब वो ना चल सकती थी, ना हिल सकती थी, ना बोल सकती थी। सिर्फ उसकी आंखों की हल्की हरकत बाकी थी। काफी देर तक वहीं पड़े रहने के बाद वहाँ काम कर रहा एक बूढ़ा किसान उसे देखता है। वो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन आयरिस कोई जवाब नहीं दे पाती। तब वो किसान उससे हाँ या ना में जवाब देने वाले सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? आयरिस अपनी आंखों से जवाब देती है, एक बार पलक झपकाना मतलब हाँ, 2 बार मतलब ना। उस बूढ़े ने उसके इशारे समझ लिए और मदद करने को तैयार हो गया। वो उसे एक व्हील बैरो, हाथ से धक्का देने वाली गाड़ी में लिटाकर अपने घर ले जाता है। वो अभी अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आयरिस को तुरंत समझ आ जाता है, ये जरूर रिचर्ड है। वो बूढ़े आदमी को अपनी आंखों से बार बार इशारा करती है कि मुझे उस आदमी से खतरा है। खुशकिस्मती से बूढ़ा किसान आयरिस की आंखों के इशारे समझ जाता है और उसे सोफे के पीछे छिपा देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वाकई में रिचर्ड ही बाहर खड़ा होता है। वो अंदर आते ही नौटंकी करने लगता है। वो रोने लगता है और कहता है कि मेरा बेटा मर गया है, जिसकी वजह से मेरी बीवी सदमे में चली गई है। वो लकवाग्रस्त हो गई है और अब वो कहीं गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। पहले तो बूढ़ा उसकी
बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अपनी बीवी को फोन करो। रिचर्ड झूठ बोलता है कि उसका फोन रास्ते में गिर गया। वो अपने नकली आंसुओं से बूढ़े को विश्वास में लेने लगता है। लगभग बूढ़ा मान ही लेता है। तभी रिचर्ड की जेब में छुपा हुआ फोन बज उठता है। बूढ़े को उसका झूठ समझ आ जाता है। अब रिचर्ड भी असली रंग में आ जाता है और पूछता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो सच बताओ, क्या तुमने आयरिस को देखा है? बूढ़ा उसे धमकाता है कि अगर वो नहीं गया तो पुलिस को बुला लेगा। ये सुनकर रिचर्ड उस पर हमला करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बूढ़ा उससे ज्यादा ताकतवर है। वो रिचर्ड को अच्छी तरह से पीटता है और लगभग गिरा ही देता है। बूढ़ा अब पुलिस को फोन करने ही वाला होता है कि तभी रिचर्ड को जमीन पर पड़ा एक चाकू मिल जाता है। वो उसे उठाकर बूढ़े की टांग में घोंप देता है। बूढ़ा दर्द में चिल्लाता है और गिर जाता है। रिचर्ड उसी चाकू को उसके पेट में बेरहमी से घोंप देता है और मारते वक्त चाकू को घुमा घुमा कर उसे वहीं मार डालता है। सोफे के पीछे छिपी आयरिस ये सब अपनी आंखों से देखती रहती है। उस बूढ़े की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था। अब क्योंकि रिचर्ड फंस चुका था, उसने एक कत्ल कर दिया था, तो अब उसने सारे सबूत मिटाने का फैसला किया। वो केरोसिन से भरा डिब्बा उठाता है और पूरे घर में तेल छिड़क कर आग लगा देता है। आयरिस अभी जिंदा थी। वो जलकर मरना नहीं चाहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एक उंगली हिलाई और उसे खिड़की की दरार में डालकर बार बार खिड़की खोलने बंद करने लगी ताकि कोई देख सके। रिचर्ड बाहर से ये सब देख लेता है। वो समझ जाता है कि कोई अब भी जिंदा है और ये उसके लिए खतरा बन सकता है। जैसे ही वो पास जाता है, उसे पता चलता है कि वो आयरिस ही है। अब वो उसे फिर से उठाकर उसी बूढ़े की ट्रक में डाल देता है। अब क्योंकि दोनों की कारें काफी दूर खड़ी थीं, इसलिए वो ट्रक से ही वहां से निकलते हैं। आयरिस अब भी चुप थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सब सुन सकती थी। रास्ते में रिचर्ड को अपनी बेटी का फोन आता है। बेटी कहती है, पापा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं और मम्मी आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड घबरा जाता है और कहता है, नहीं अभी मत आओ, मेरा काम अधूरा है। लेकिन बेटी जिद करती है कि वो लोग घर आ रहे हैं। इससे रिचर्ड और परेशान हो जाता है और इसी घबराहट में उसकी ट्रक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब रिचर्ड ट्रक को एक फ्यूल स्टेशन पर ले जाता है। वहां पहुंचकर वह आयरिस को टोपी पहनाता है ताकि उसकी शक्ल और हाव भाव लोग ना पहचान सके। इसी दौरान आयरिस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। इधर पास ही में एक छोटा बच्चा आता है जो उम्र में आयरिस के बेटे जैसा ही लगता है। उसे देखकर आयरिस बेहद भावुक हो जाती है। बच्चा भी महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, उसकी माँ उसे वहां से ले जाती है। माँ को भी लगता है कि आयरिस खतरे में है। वो पीछे से पुलिस को फोन करती है और रिचर्ड की ट्रक का नंबर भी दे देती है। अब रिचर्ड अपनी पुरानी कार लेने वहीं पहुंचता है जहां उसने शुरुआत में अपनी कार पार्क की थी। उसे वो कार लेकर घर लौटना था, लेकिन तभी रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसकी कार रोकता है। पुलिस अफसर कहता है, आपकी गाड़ी की शिकायत मिली है। रिचर्ड बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, सब कुछ नॉर्मल है, मैं अपनी पत्नी के साथ ट्रिप पर निकला हूँ। पुलिस अफसर कहता है, ठीक है, तो क्या मैं आपकी पत्नी से बात कर सकता हूँ? रिचर्ड कहता है, वो थोड़ी सी पी रखी है, इसलिए अजीब सी शक्ल बना रही है। इसी दौरान आयरिस बड़ी मुश्किल से कार की खिड़की नीचे करती है और अपनी पूरी ताकत से बुदबुदाती है, हेल्प मी। बस यहीं से कहानी पलट जाती है। पुलिस अफसर तुरंत एक्टिव हो जाता है और उसे ट्रक में वही इंजेक्शन भी मिल जाता है जिससे रिचर्ड ने आयरिस को लकवाग्रस्त किया था। उसे समझ आ जाता है कि रिचर्ड ने आयरिस को अगवा किया है। जैसे ही पुलिस अफसर रिचर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, रिचर्ड एक भारी लोहे की रॉड उठाकर उसके सिर पर जोर से वार करता है। सिर्फ एक ही वार में अफसर की मौत हो जाती है। रिचर्ड उसकी लाश को कार में डालता है और पहले की तरह उसे भी आग के हवाले कर देता है ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। अब आयरिस पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तब तक उसके शरीर में लकवे का असर थोड़ा कम होने लगा था और वो फिर से थोड़ा थोड़ा बोलने और हिलने लगी थी। अब वो रिचर्ड से बात करने लगती है, जानबूझकर उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि रिचर्ड की भी एक बेटी है, मगर रिचर्ड जैसा साइको इंसान इमोशंस की बातों में नहीं आता। आयरिस ने फिर इंजेक्शन उठाकर उसे रिचर्ड के पैर में मारना चाहा, लेकिन सही से अंदर नहीं गया, जिस पर रिचर्ड हंसने लगा और बोला, तुम बहुत कमजोर हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो उसे मारने के लिए स्ट्रीम नदी के किनारे ले जाता है। कहता है, पहले मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है, मैं तुम्हें सीधे पानी में डुबोकर मारूंगा। रिचर्ड उसे नाव में डाल देता है और जैसे ही मारने को झुकता है, आयरिस उसकी कमर में छुपा चाकू देख लेती है। वो रोने का ड्रामा करती है और कहती है, मेरे बेटे की एक तस्वीर मेरी जेब में है, मरने से पहले एक बार देखना चाहती हूँ, कृपया वो फोटो निकाल दो। रिचर्ड हंसता है लेकिन मान जाता है। जैसे ही वो झुकता है, आयरिस उसके चाकू से उसके गले में वार करती है, जिससे चाकू उसके मुंह तक चीर जाता है। रिचर्ड तड़पता है लेकिन बंदूक निकालकर उसे मारना चाहता है। तभी आयरिस बंदूक छीनकर उस पर गोली चला देती है। रिचर्ड नदी में गिर जाता है। अब आयरिस को लगने लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन गोली लगने से नाव में छेद हो गया था और पानी भरने लगा। आयरिस अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, उसका शरीर अधमरा सा था। वो डूबने लगी, लेकिन लकवे के असर की वजह से वो एक मरी हुई लाश की तरह ऊपर तैरती रही और जब उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया तो वो तैर कर किनारे तक आ गई। वो खुश थी, हंस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक साइकोपैथ किडनैपर से बच गई है। तभी उसे सामने किनारे पर रिचर्ड फिर से जिंदा दिखाई देता है, बहुत बुरी हालत में, मरता हुआ। आयरिस अगर चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसने इंसाफ अपने हाथ में लिया और रिचर्ड को तड़पता छोड़कर वहां से चली जाती है और यहीं पर
ये थ्रिलर फिल्म खत्म होती है।